हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वाली सीरीज का सेकंड पार्ट हम इस वाले वीडियो में लेकर के आए हैं, जहां पे हम देखेंगे डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, बफरिंग एंड स्पूलिंग। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के वीडियो आप पहले देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करने के लिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें कैसे कंट्रोल करता है और कौन से एल्गोरिदम यूज करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिवाइसेज जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, डिवाइस ड्राइवर कैसे वर्क करता है, बफरिंग और स्पूलिंग क्या होती है। तो अब शुरू करते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डिवाइस मैनेजमेंट का एक्चुअली जो काम जो होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है कि ये एक्चुअली में डेटा एक्सचेंज जो है वो कंट्रोल करता है। डेटा एक्सचेंज किस किस के बीच में, एक्सटर्नल डिवाइसेज और मेन मेमोरी, और एक्सटर्नल डिवाइसेज और सीपीयू रजिस्टर्स के बीच में। ठीक है, अब कैसे देखिए, एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे हमारा कि हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की मदद से, मोस्टली तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से होता है, हम किसी भी तरह के जो कमांड सिस्टम को देते हैं तो वो एक्सटर्नल डिवाइस से कमांड गया है तो उस कमांड के लिए पहले डेटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से लिया जाएगा और फिर वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ, डेटा एक्सचेंज हुआ एक्सटर्नल डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच का। ठीक है, और साथ के साथ जब वो ही रिक्वेस्ट एक्सटर्नल डिवाइस से अगर डायरेक्ट सीपीयू को जा रही है तो सीपीयू रजिस्टर्स मतलब सीपीयू के पास खुद का एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज होता है जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी से अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक्सटर्नल डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में होने वाला डेटा एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल डिवाइस और सीपीयू रजिस्टर्स के बीच में होने वाला डेटा एक्सचेंज, इनको कंट्रोल करने के लिए ही डिवाइस मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि इसके लिए होता क्या, इसके लिए एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब वो इंटरफेस क्या होता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने इनपुट डिवाइस से कोई सिग्नल जनरेट किया तो सबसे पहले मेन मेमोरी में गया। मेन मेमोरी में अगर उसको सारा डेटा और प्रोग्राम्स मिल गए तो ठीक, नहीं तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उसको ट्रांसफर करवाएगा। देन ये सारा डेटा जो है ये जाएगा आपका सीपीयू के पास में और फिर कमांड प्रोसेस होगा। जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है वो पहले मेन मेमोरी में जाएगा, देन वहां से आउटपुट डिवाइस के पास में वो डेटा शो होगा जो भी प्रोसेस होकर के आया है। ठीक है, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है और इसके लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बनाया गया है। ठीक है, यानी कि डिवाइस के थ्रू मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से फिर से मेमोरी, फिर से डिवाइस। तो डिवाइस मैनेजमेंट जरूरी क्यों हो जाता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस को मैनेज नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा कौन सी इनपुट डिवाइस से डेटा आया है और इसको किस आउटपुट डिवाइस पे शो करना है। ठीक है, तो ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट। प्लस साथ के साथ हर एक डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये पता नहीं कर पाएगा कि कौन सी डिवाइस से इंस्ट्रक्शन या कमांड आए हैं तो वो मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में से कौन से वाले डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर लेकर के आएगा, ये वो ओएस को पता नहीं लगेगा। इसीलिए डिवाइस का पता रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वही डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। देखिए सिंपल सा है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, नथिंग एल्स। ठीक है, बस ये करता क्या है, ये आपके सिस्टम के और डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि माउस की और कीबोर्ड की बात करूं, अगर आपका सिस्टम जो है माउस और कीबोर्ड को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है तो आप इनपुट कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप प्रिंटर पे कुछ प्रिंट करने के लिए भेजे और प्रिंटर को शो ही नहीं कर रहा सिस्टम जबकि हमने अटैच कर दिया है, अक्सर क्या एरर मैसेज होता है, डिवाइस ड्राइवर मिल नहीं रहे। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर होता क्या, बस ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिवाइस के अंदर या तो इनबिल्ट आएगा या एक्सटर्नली हम उसको इंस्टॉल्ड करेंगे और ये करेगा क्या, ये उस हार्डवेयर डिवाइस को ओएस के साथ में लिंक कर देगा, ओएस उस डिवाइस पे पूरा कंट्रोल ले लेगा और उसे सिस्टम का ही पार्ट बना देगा। ये होता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, या तो डिवाइस में इनबिल्ट आएगा या हम एक्सटर्नली से इंस्टॉल करेंगे। अगर हम डायग्राम देखें, देखिए यूजर जो है एप्लीकेशन यूज करता है, एप्लीकेशन को जो है ओएस कंट्रोल करता है, साथ के साथ ओएस डिवाइस ड्राइवर और डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। ये देखिए साइकिल चल रही है, यूजर ने एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, जैसे मैं माउस के थ्रू अभी ये पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखिए ये माउस को मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं यूजर हूँ, मैंने एप्लीकेशन कौन सी यूज करी, पावर पॉइंट। वो कहाँ जा रही है रिक्वेस्ट, ओएस के पास में। ओएस क्या कर रहा है कि भाई मैं कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एक तो माउस, एक कीबोर्ड और एक डिस्प्ले डिवाइस यानी कि डिस्प्ले यूनिट की मदद से। तो इसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स को जो है एक्सेस करके फिर डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है ओएस, और तभी मेरे सिग्नल को फेच कर रहा है। देन इन सिग्नल को एक्सेप्ट करके डिवाइस ड्राइवर के थ्रू जो है जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो एलोकेट करके देन उसके बाद में ओएस को भेज रहा है। ओएस जो है उसको एप्लीकेशन में शो कर रहा है, देन यूजर को फिर से डेटा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो येलो जो स्क्रीन मैंने बनाई है, येलो जो पार्ट है ये सॉफ्टवेयर पार्ट है। एप्लीकेशन, ओएस, डिवाइस ड्राइवर्स ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जबकि डिवाइस मेरा हार्डवेयर होता है।
ठीक है। तो ये है डिवाइस ड्राइवर। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होंगे तो वो डिवाइस कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, आप एक तरह से मान सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर किसी भी डिवाइस का आधार कार्ड या पैन कार्ड आप मान सकते हैं, उसके बगैर जो है सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और हम उस डिवाइस को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बफरिंग, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बफरिंग। हम सबको पता है बफरिंग का मतलब क्या होता है, हमने अक्सर जो है ऑनलाइन देखा है, हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या कोई ऑनलाइन गेम खेले तो अक्सर वो बीच में रुक जाता है और गोल गोल सर्कल हमें घूमता हुआ दिखता है कि भाई डेटा लोड हो रहा है, वेट करो। अब हम सोचते हैं यार ये बफरिंग कब खत्म होगी, ठीक है, ऑनलाइन मूवीज देखे तो भी बफरिंग होती रहती है। तो ऐसा नहीं, बफरिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है, बफरिंग ऑफलाइन भी होती है। बफरिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ये वो टाइम है, ठीक है, जो जहाँ पे जो भी डेटा सिस्टम को चाहिए या फिर जो भी डिवाइसेज या जो भी सिग्नल जनरेट हुए उन्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन्हें सेकेंडरी या मेन मेमोरी से लेकर के सीपीयू तक पहुंचाना, प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करना, इन सब में जो टाइम लगता है वही बफरिंग कहलाता है। जो इन सिंपल वर्ड, बफरिंग एक टाइम पीरियड है जो कि कंप्लीट इनपुट सिग्नल जनरेशन से लेकर के आउटपुट सिग्नल जनरेशन तक, ठीक है, जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम पीरियड को ही हम बफरिंग कहते हैं, ठीक है। अब बफरिंग जो है ऑफलाइन कैसे होता है, देखिए, जब भी सपोज मैंने जो है कोई सपोज जैसे मैं सिस्टम में गया और मैंने किसी सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर दिया, सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब ये होता हाथों हाथ है लेकिन मुश्किल से कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। वैसा क्यों, मैं सिस्टम में गया, मैंने सॉन्ग पे क्लिक किया तो मैंने एक डिवाइस के थ्रू सिग्नल जनरेट किया कि यार ये जो फाइल है इसको एक्सेस करो। तो ओएस ने क्या किया, पहले डिवाइस को आइडेंटिफाई किया कि माउस के थ्रू काम हुआ है, तो सबसे पहले तो माउस के थ्रू है ना किस डिवाइस पे किस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन ली गई। उसके बाद में इसको पता लगा यार ये तो एक ऑडियो फाइल है, तो ओरिजिनल का मेन मेमोरी में रखी है, तो बाय डिफॉल्ट मेन मेमोरी यानी कि रैम में ये डेटा स्टोर नहीं रहती है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो क्या हुआ, अब ओएस जो सेकेंडरी मेमोरी में गया उस फाइल को सर्च किया, फाइल उसे मिली, देन उस फाइल को उसने मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया। मेन मेमोरी ने इसके छोटे छोटे स्लॉट करके सीपीयू को फॉरवर्डिंग के लिए भेज दिया, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया एंड देन उसके बाद में जो है उसका जो है आउटपुट जनरेट हुआ प्रोसेसिंग के बाद में। अब उसे शो कहाँ करना, ऑडियो फाइल है तो वो स्पीकर पे जाना चाहिए, तो ओएस ये डिसाइड करेगा कि उसको स्पीकर पे भेजो। तो स्पीकर को पहले वो कमांड लेगा भाई एक्टिव हो जाओ, फिर उसके बाद में स्पीकर बोलेगा भाई मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे फ्री पाथ चाहिए, कम्युनिकेशन पाथ चाहिए, चैनल चाहिए, वो सब उसे दिया जाएगा। देन उसके बाद में सॉन्ग फॉरवर्ड किया जाएगा और स्पीकर जो है उस आउटपुट को जो है ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा एंड सॉन्ग जो है हमें सुनाई देना शुरू होगा। तो आप सोचिए मुझे बोलने में इतना टाइम लगा, प्रोसेसिंग में तो फिर भी बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन जो कम टाइम लगता है ना इसी को बफरिंग बोलते हैं। तो ये ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। आज एक चीज आपको कमाल की बताता हूं मैं, ठीक है, कि जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी में से कोई भी डेटा फेच करते हैं तो ओरिजिनल डेटा हमेशा आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क से एसएसडी में ही रखा रहेगा, वहां से उसकी एक वर्चुअल कॉपी बना करके भेजी जाती है मेन मेमोरी में। इसके दो फायदे, ओरिजिनल कॉपी के बजाय वर्चुअल कॉपी की साइज बहुत कम होती है, ठीक है, तो मेन मेमोरी पे ज्यादा लोड नहीं आता। दूसरा, किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रोसेस होने वाली फाइल करप्ट हो जाती है तो कम से कम हमारा ओरिजिनल डेटा सिक्योर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्चुअल कॉपी भी जो बनती है इसमें भी टाइम लगता है, ये टाइम भी बफरिंग में ही जो है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बफरिंग कहलाता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन बफरिंग की बात करें उसमें काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उसका सीपीयू, उसकी मेमोरी सब कुछ एक ही जगह है, हाथों हाथ काम हो जाता है। ऑनलाइन में तो क्या होता है, हमारा सिस्टम तो बस खाली एक इनपुट आउटपुट जनरेशन के लिए रह जाता है, प्रोसेसिंग यहाँ कुछ भी नहीं होती। प्रोसेसिंग होती है उस सर्वर पे जहां से हम डेटा ले रहे हैं। सपोज जैसे आप यूट्यूब पे गए, आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, तो जरूरी थोड़ी है यूट्यूब का सर्वर आपके सिस्टम में है, यूट्यूब का सर्वर कहीं और होगा, ठीक है। तो आपने जो रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी है वो नेटवर्क को कवर करते हुए नेटवर्क के थ्रू जो है सर्वर तक पहुंचती है। सर्वर पे भी आपस सेम वही होगा, वो देखेंगे यार ये वाली फाइल जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ पड़ी, उसकी वर्चुअल कॉपी बनाओ, देन वहां उसे प्रोसेस करके उसको जो है हमारे सिस्टम पे भेजा जाता है और हमारे सिस्टम का जो प्रोसेसर जो है वो उसको एक्सेप्ट करके सीपीयू को भेज देगा। अब यहाँ पे ओएस के ऊपर डबल काम आ गया, हमने जो सिग्नल जनरेट किए इनपुट सिग्नल उनको कन्वर्ट करके नेटवर्क पे भेजना, सर्वर से कम्युनिकेट करना, सर्वर उस फाइल को ढूंढ करके वर्चुअल कॉपी बना करके प्रोसेस करके वापस ओएस को भेजेगा, ओएस यहाँ पे प्रोसेसर पे उसको एग्जीक्यूट कराएगा, वेरीफाई करेगा, देन स्पीकर पे भेजेगा एंड देन वो सॉन्ग प्ले होना शुरू होगा। सेम चीज वीडियोस के लिए होती है, वीडियो में डिस्प्ले डिवाइस पे शो होता है, ठीक है। तो ये जो जितना भी टाइम लगता है सारी प्रोसेसिंग में यही बफरिंग कहलाता है, ठीक है। तो बफरिंग किस पे डिपेंड करता है, एक तो किस तरह की फाइल हमने रिक्वायर्ड करी, किस तरह का डेटा है उसकी साइज पे डिपेंड करता है, प्लस साथ के साथ इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है बफरिंग टाइम, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है दो जो है इमेजेस रखी, एक है ऊपर की तरफ, ये है ऑनलाइन, ठीक है, और दूसरी ऑफलाइन। अब हम ऑनलाइन देख लेते हैं, ये जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, सॉरी
ये रहा हमारा डिस्प्ले इधर की तरफ, ठीक है, क्लाइंट का। ये है हमारी मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी रैम जिसे हम बोल सकते हो। ये है हमारा सीपीयू। हमने यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करी, ठीक है, कि मुझे यूट्यूब पे सॉन्ग सुनना है, तो मेन मेमोरी से वो गई सीपीयू के पास, प्रोसेस होकर के सीपीयू ने नेटवर्क का यूज करके उसको कांटेक्ट किया सर्वर सीपीयू को। सर्वर सीपीयू, ब्यूटोनिक सीपीयू के अंदर डेटा रखा हुआ है। सीपीयू जो है अपने इनपुट आउटपुट शेड्यूलर के पास गया, रिक्वेस्ट को उसने एनालाइज किया, देन रिक्वेस्ट को उसने मेन मेमोरी को फॉरवर्ड किया। मेन मेमोरी ने देखा डेटा फाइल कहाँ पड़ी, उसने सेकेंडरी मेमोरी में जाके सर्च करी, उसे डेटा फाइल मिल गई। अभी डेटा फाइल कैसे आती है वो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा फाइल की वर्चुअल कॉपी बनेगी, ये देखिए, इसलिए मैंने इसको डिम बनाया। ये वर्चुअल कॉपी मेन मेमोरी में जा रही है, ठीक है। फिर मेन मेमोरी के बाद में ये इनपुट आउटपुट शेड्यूलर के पास चली गई, भी फाइल मिल गई है, इसको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। यानी कि इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका आउटपुट सिग्नल बना है, इसे आप फॉरवर्ड कीजिए। तो यहाँ से सर्वर सीपीयू के पास है, सर्वर सीपीयू ने क्लाइंट सीपीयू का डेस्टिनेशन लेकर के उसको फाइल फॉरवर्ड कर दी, वहां से मेन मेमोरी में आई ये हमारे, और वहां से हमारे डिस्प्ले पर हमें वो वीडियो या ऑडियो फाइल शो हो जाएगी, या जो भी फाइल जो हमने मंगाई है। तो ये देखिए जो पूरा टाइम लगा, ये बफरिंग कहलाता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो ये रहा, ये हमारा डिस्प्ले, ये हमारा सीपीयू, ये हमारे सीपीयू का इनपुट आउटपुट शेड्यूलर, ये हमारी मेन मेमोरी, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सिंपल सा है, मैंने कोई रिक्वेस्ट इनपुट सिग्नल्स के थ्रू दी, सीपीयू ने उसको एनालाइज किया, उसको इनपुट आउटपुट शेड्यूलर में भेजा, ठीक है, अरेंजमेंट करके, देन उसका प्रोसेसिंग करके मेन मेमोरी को जो है रिक्वेस्ट भेजी गई, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी को स्कैन किया गया, डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया, वहां से जो है फिर से इनपुट आउटपुट शेड्यूलर में आई। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट सिग्नल है जो वापस रिवर्स आ रहा है, इसे सीपीयू के थ्रू आया, देन सीपीयू से हमें डिस्प्ले पे शो हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा बफरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए बफरिंग का सिंबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ सबसे कॉमन सिंबल यही है, आपको मल्टीपल टाइप के अलग अलग सिंबल दिख जाएंगे बफरिंग के, पर ये मोस्ट ऑफ सिंबल है, ठीक है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब भी अपने सिस्टम आप ऑन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, या फोन में भी अगर हम बात करते हैं, तो अक्सर जो है ये बफरिंग हमें वहां भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बात वही ना, पूरा डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और इसी को हम बफरिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पूलिंग की। स्पूलिंग एक एक्चुअली ऐसा प्रोसेस है जहां पे ये मोस्टली तो वैसे आपको आउटपुट डिवाइसेस के साथ ही देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर जैसा हमने बताया सिस्टम में कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट सिग्नल जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे में सपोज जैसे हम बात करें प्रिंटर की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि प्रिंटर पे क्या हुआ कि मल्टीपल प्रिंटिंग की जो है रिक्वेस्टें जा रही है। अब प्रिंटर क्या हो, तो एक बार में एक फाइल प्रिंट कर सकता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकता है, तो बाकी रिक्वेस्ट क्या है, या तो वो आपस में कोलैप्स होगी, या फिर वो डेटा बस या कम्युनिकेशन बस जिसको हम चैनल बोलते हैं उसी में कोलैप्स हो जाएगी, और सिस्टम हैंग हो जाएगा, और कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा, प्रिंटर भी काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करता है कि हमारा जो डिवाइस है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, या डिवाइस की बात करें, इसके साथ में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है अटैच कर दी जाती है। यानी कि मेमोरी तो हमेशा रहेगी, पर उसको मेमोरी किसी भी तरह के डेटा को बहुत कम टाइम के लिए अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। इसको फुल्ली वोलेटाइल हम मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, सपोज जैसे कि प्रिंटर के साथ एक छोटी सी मेमोरी हमने अटैच कर दी, अब प्रिंटर के पास में मल्टीपल डॉक्यूमेंट प्रिंट होने की लिस्ट लगातार पहुंच रही है, तो प्रिंटर क्या करेगा, अपनी उन मेमोरी में उन रिक्वेस्ट को अरेंज करता जाएगा, एक सीक्वेंस नंबर दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करता रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट के प्रिंट की जो रिक्वेस्ट है उसको मेमोरी में से हटा देगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट, चौथा डॉक्यूमेंट, इस तरह से क्या होगा कि मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट होने पर भी डिवाइस पे लोड नहीं होगा, कोई भी रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं होगी, सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर की भी मदद ली जाती है, और डिवाइसेस भी जो है वो वर्क करती है। यानी कि हर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कि सिस्टम में अटैच है, वो इनबिल्ट लिटिल बिट मेमोरी के साथ अवेलेबल है, जो कि स्पूलिंग परफॉर्म करती है। वैसे तो स्पूलिंग का मेन इस्तेमाल डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए किया जाता है, ठीक है। डेडलॉक क्या होते हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट होने लगती है, और इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस से जो है उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं, एंड वो रिक्वेस्ट कैंसिल होने लगती है, टर्मिनेट होने लगती है, या फिर सिस्टम हैंग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए डिवाइसेस के साथ में या फिर वो सॉफ्टवेयर जो इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं उनके अंदर एक छोटा सा मेमोरी पोर्शन एलोकेट कर दिया जाता है, जहां पे सारी आने वाली रिक्वेस्ट को जो है 1 बाय 1 अरेंज कर दिया जाता है, एंड देन उसी ऑर्डर में वो लगातार एग्जीक्यूट हो जाती है। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसका आउटपुट डिले से लेट जनरेट होगा, लेकिन जनरेट जरूर होगा, ठीक है। तो स्पूलिंग की मदद से मल्टीपल प्रोसेस जो है वो सिंगल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेस कैसे,
कि सपोज जैसे प्रिंटर जो है वो किसी ऑफिस में रखा है, उससे 7-8 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, सभी ने डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए भेज दिया, तो सिंगल रिसोर्स है प्रिंटर और मल्टीपल प्रोसेस यानी मल्टीपल कंप्यूटर से आने वाली प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, इन सबको वो साइमल्टेनियसली प्रिंट कर देगा 1 बाय 1। यूजर आकर के अपने हिसाब से अपने नंबर का डॉक्यूमेंट लेकर के चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है स्पूलिंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको बफरिंग, स्पूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स जो है उनका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जो भी वीडियो बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।